हाँ दोस्तों, कैसे हैं सब? आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने दोस्त, आपके मार्गदर्शक और सच्चे शुभ चिंतक चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत बहुत नंदन अभिनंदन है। दोस्तों, हमने कल जाना था किसी देश की जो अर्थव्यवस्था का है सूचक क्या है, वहाँ के विकास का सूचक क्या है, या वहाँ के सामाजिक विकास का सूचक क्या है, संकेतक क्या है, इंडेक्स क्या है। दोस्तों, हमने इंडेक्स तो जान लिए। किस चीज़ के जाने कल हमने? सामाजिक विकास के इंडेक्स का। संकेतक क्या है, सूचक क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, सामाजिक विकास का हमने जान लिया। लेकिन दोस्तों, समाज तभी विकास करेगा जब किसी देश का आर्थिक जगत मजबूत होगा। तो सामाजिक विकास की तो हमने बात कर ली कि सामाजिक विकास के जो है द्योतक कौन कौन से, वो तो हमने बात कर ली। उनके सूचक कौन कौन से, वो तो बात कर ली। लेकिन आर्थिक के कौन कौन से हैं, उन्हें जानने के लिए हमें आज इसी टॉपिक पर बात करनी होगी। दोस्तों, आपको कितना समझ में आता है वह आप लिख भेजिएगा कमेंट के अंदर, ताकि हमें पता रहे कि किस स्तर तक आप समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जान लेते हैं आर्थिक विकास के उन सूचकों को, उन संकेतकों को जो कि यह तय करते हैं कि अमुक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का विकास किस दिशा में हो रहा है और कितने प्रतिशत हो रहा है। दोस्तों, 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ सूचक ऐसे हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि वे इस बात के संकेतक हैं, सूचक हैं कि वे किसी भी देश में होने वाले आर्थिक विकास को माप सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आर्थिक विकास के सूचक या संकेतक, द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि आर्थिक विकास है क्या। ये दो शब्द हैं, आर्थिक और विकास। अर्थ की दृष्टि से विकास होना किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आर्थिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कल्याण को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक विकास से वहां के सामाजिक विकास का सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आर्थिक कल्याण वह शब्द है जो कि सामाजिक विकास का प्रमुख संकेतक है। दोस्तों, चाहे वह किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, जब तक आदमी का आर्थिक विकास नहीं होगा, उसके सोचने की क्षमता, उसके मानवीय मूल्य, सामाजिक विकास में उसका योगदान, इसकी कोई कल्पना ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आर्थिक कल्याण, लोगों का आर्थिक स्तर की वृद्धि होना, लोगों का आर्थिक उच्च स्तर होना, ये इस बात के संकेतक होते हैं कि अमुक राष्ट्र का विकास या उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास एक समुचित दिशा में, समुचित दशा में हो रहा है। तो दोस्तों, अन्य शब्दों में हम जानना चाहें तो जान लेते हैं कि यह क्या आर्थिक विकास राष्ट्रीय कल्याण के लिए सामाजिक सेवाओं की एक लंबी श्रृंखला बनाती है। दोस्तों, देखिए, यदि आर्थिक कल्याण है ना, आर्थिक विकास है, किसी का हो रखा है, तो वो क्या करेगा? राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए सामाजिक सेवाओं की एक लड़ी लगा देगा। एनजीओ खुलवा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करवा दी, या मुफ्त शिक्षा चालू कर दी, या स्कूलें खोल दी,
या छात्रवृत्ति चालू कर दी है। दोस्तों ये क्या चीजें हैं? जिस राष्ट्र में ये सामाजिक है सुविधाएं, सामाजिक सेवाओं की ये सुविधाएं हैं, तो वह देश उतना ही प्रगति करता है। तो इसके अलावा देखिए, अमर्त्य सेन का जो वाक्य था ना, वो यहाँ पे सटीक सिद्ध होता साबित होता है। जैसे उन्होंने कहा, यदि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास है तो वह समग्र विकास की परिभाषा है। अमर्त्य सेन का तो नाम सुना होगा आपने, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है भारत। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास क्या है या विकास की सही परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा विकास की सही परिभाषा है प्रति व्यक्ति का आर्थिक विकास बराबर समग्र का विकास बराबर राष्ट्र का विकास, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों उनके शब्दों को यहां कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आज उसी की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास। दोस्तों कोई भी विकास हो, कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी नीति हो, उन सबके संचालन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? आर्थिक जगत है, इकोनॉमिक है। इकोनॉमी है तो हम सभी सेवाएं लागू करवा सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों जब महंगाई बढ़ती है तो हर जगह त्राही त्राही मच जाती है, क्योंकि रुपए की क्रय क्षमता है, क्रय शक्ति वो क्षीण हो जाती है। पर आर्थिक विकास जो है वो डाउन चला जाता है, क्योंकि जिस धनराशि का बचत होना था, बचत में कन्वर्ट होनी थी और फलस्वरूप विनियोग होना था, आज वह खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति में जाया हो रही। तो दोस्तों आर्थिक विकास और सामाजिक सेवाओं की श्रृंखला में सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष रिलेशन है। तो दोस्तों कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं। आर्थिक विकास वह दूरी है जो कि किसी राष्ट्र की इस स्थिति को बताने के लिए सक्षम है कि उस राष्ट्र का विकास कितना हुआ एक वर्ष की अवधि में। दोस्तों किसी भी राष्ट्र विकास की यदि हमें गणना करनी है, दर देखनी है और आर्थिक विकास की दर देखनी है, तो हम क्या करेंगे? वहां की अर्थव्यवस्था पे हम नजर डालेंगे और वहां के समाज में जो सेवाएं संचालित की जा रही है, जो कार्यक्रम, जो योजनाएं सामाजिक विकास के लिए की जा रही है, हम उनकी फेहरिस्त बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उनका हम देखेंगे कितने प्रतिशत लोग उसे लाभान्वित हुए। तो दोस्तों सामाजिक विकास में कहीं न कहीं आर्थिक विकास का पूर्ण योगदान है। दोस्तों अर्थ के बिना तो कुछ भी नहीं। अर्थ जगत जो है ना, उसी पे सारी दुनिया टिकी, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो, चाहे वह टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर चीज अर्थ जगत के बाहर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि वे इंडिकेटर्स कौन से हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के सूचक हैं और ये संकेत देते हैं कि अमुक राष्ट्र का विकास कितना हुआ, कितना हो रहा है और किस स्थिति में है वो राष्ट्र, विकसित है, अर्धविकसित है या विकासशील है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं वो प्रमुख इंडिकेटर्स। तो हम इंडिकेटर्स की जब बात करते हैं तो पहला इंडिकेटर है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद, या देश का कुल आर्थिक उत्पादन में देश की आय के बराबर होता है। देश का कुल आर्थिक उत्पादन जो है वो देश की आय के बराबर है। तो दोस्तों होता क्या है? सकल और एक होता है शुद्ध।
सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जिसमें खर्चे जुड़े हुए हैं, लागत जुड़ी हुई है, मजदूरी जुड़ी हुई है, बिजली पानी का खर्चा बदला हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, मशीनरी के डेप्रिसिएशन जुड़े हुए हैं। तो इन सबको निकालने के बाद जितना कुछ इनकम का भाग बचता है उसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। और ये जो है सकल घरेलू उत्पाद है। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद से ये पता लगता है हमें कि जो उत्पादन हुआ, जो आय हुई, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी मशीनें नई आई, कितना विस्तार हुआ व्यापार का, और कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों जिस राष्ट्र में जितना अधिक इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वह राष्ट्र उतना ही अधिक डेवलप माना जाता है। दोस्तों किसी व्यक्ति के पास शिक्षा का अकूत भंडार होना आर्थिक विकास नहीं कहलाता, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट और उसको कार्य करने की क्षमता का विकास या उपयोग नहीं होना डेप्रिसिएशन है, फायदे की बात नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण लेते हैं, भारत के युवा यहां स्टडी कर बाहर जॉब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि बाहर जो उनकी प्रति व्यक्ति आय है वो यहां से कई गुना अच्छी है। वो कृषि पर निर्भर नहीं है, वो निर्भर है तो प्रौद्योगिकी पर, वो निर्भर है तो इंडस्ट्रियलिस्ट पे, वो निर्भर है तो सोशल सर्विसेज पर। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करते हैं, और ये परिभाषित करते हैं कि इसका देश के विकास में कितना योगदान है। उसके बाद बात आती है पीपीपी, क्रय शक्ति क्षमता का विकास बराबर पर जीडीपी, मुद्रा की स्थानीय क्रय शक्ति को ध्यान में रखता है, अतः वास्तविक जीवन का बेहतर मार्गदर्शक है। क्रय शक्ति क्षमता, दोस्तों हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, आम लाइफ की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें हम जो क्रय शक्ति हमारे पैसे की वो कितनी है, हम कितना हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वह क्रय शक्ति क्षमता है। दोस्तों सपोज 10 साल पहले हम जो हमारी उस समय की इनकम थी, सैलरी थी, हमारी आय थी, उससे हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते थे। इसका मतलब उस समय रुपए की क्रय शक्ति बहुत अच्छी थी। लेकिन आज दोस्तों कई राष्ट्र ऐसे हैं वहां की क्रय शक्ति क्षमता की बात करें तो आश्चर्य होता है। ओ ये मुंह से वर्ड निकलता है, क्या बात कर रहे हैं? ये सब निकलता है क्योंकि वहां पर ये ऐसी स्थिति है, तो यदि हम बैग भरकर पैसा लाएं, ले जाएं मार्केट, सुनना ढंग से, क्रय शक्ति की जब बात आती तो बता रहा हूं, हम बैग भरकर पैसा ले जाएं तो बैग भरकर सब्जी भी नहीं ला पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है क्रय शक्ति की वहां। और जितनी डाउन परचेज मनी परचेज पावर है उतना ही कम विकास है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं, आपका जो आय का हिस्सा है, जो बचत होने लायक था, वो आपकी जरूरतों में लग रहा है। वो जो जरूरतें पहले 5 रुपए में पूरी होती थी, आज वो 50 रुपए में हो रही है। जो 45 रुपीज की जो आपकी बचत थी, सेविंग थी, उसका इन्वेस्ट होना था, लेकिन हो क्या रहा है, वह इन्वेस्ट की बजाय आवश्यकताओं में पूरा हो रहा है। तो बचत नीलबट्टा सन्नाटा। तो क्या हुआ दोस्तों, देश का आर्थिक स्तर उतना ही डाउनफॉल होता है क्योंकि हमारी क्रय शक्ति जो है, जो परचेजिंग पावर है पैसे की, वो दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाती है और हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तरसते रह जाते हैं।
तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है 2-3 वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारी क्रय शक्ति किस स्तर तक है। और दोस्तों एक बात बता दूं, यह किसी सब्जेक्ट का ही हिस्सा नहीं है, यह किसी कोर्स या पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की चीज भी है। यह देखना जरूरी है कि हमारी आवश्यकताओं पर कितना खर्च कर रहे हैं और देश के विकास में बचत के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में हम कितना सहयोग दे रहे हैं। यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है। हमें यह सहमति या ये राय देने की जरूरत नहीं है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, आपने क्या योगदान दिया। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज और है, क्रय शक्ति क्षमता। हम क्या जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उनको हम कहते हैं भैया ये सामान दे दो, वो कहता है जीएसटी 10% लगेगा बिल लोगे तो। हमने क्या कहा, अरे यार तू जीएसटी छोड़ सामान दे दे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीएसटी लगने के बाद आपका कितना का सामान आ रहा है, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो टैक्स है वो हमारी योजनाओं में लगेगा, जो हमारी सामाजिक सेवाओं की योजनाएं बन रही है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, उस पर खर्च हो रहा है। दूसरा, हमें पता तो लग रहा है कि हम कितनी चीजें, कितनी अच्छी चीजें कितने पैसे में खरीद पा रहे हैं। तो दोस्तों यह जो हम कर रहे हैं बिना बिल के, बिना टैक्स के जो हम चीजें खरीद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के लिए ही हानिकारक है, हार्मफुल है। उसके अलावा हम जानते हैं कौन कौन से जो है केंद्र बिंदु है जो हमें बताते हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है। अगला है पूर्ण गरीबी स्तर। दोस्तों पॉवर्टी लाइन, किसी भी देश में गरीबी कितनी है, बीपीएल कितने हैं, बियॉन्ड द पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, यह एक इंडेक्स होता है, मानवीय विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसे पता लगता है कि मनुष्य, मानव किसी भी देश का किस स्तर तक अपना विकास कर रहा है। दोस्तों माना कि एक देश के अंदर 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आय रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति भी नहीं कर पाती है, या 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाती है, तो वह न्यूनतम आय मानी जाएगी, न्यूनतम आय का स्तर माना जाएगा। और जो पॉवर्टी लाइन है वो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को हंसी का पात्र बनाती है। दोस्तों देखने को तो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर यदि आपकी जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो, आर्थिक विकास नहीं है, वो आर्थिक मंदी है जो आपको खुली आंखों से नहीं दिख रहा। प्रत्यक्ष रूप से तो आपको लग रहा है क्योंकि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और जो गरीबी है वो किस स्तर तक जारी है। दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है कि भारत में जितना ज्यादा बेकरिंग का बिजनेस हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा। भिखारियों की तादाद जितनी अधिक भारत में है उतनी कहीं नहीं है। दोस्तों यह गरीबी के उस स्तर को दिखाती है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास तो कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये वह तस्वीर है जिसमें आर्थिक विकास का प्रतिबिंब साफ नजर आता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि आर्थिक विकास कहां, कौन सा आर्थिक विकास। जब ये भीख मंगे रोड पर बैठे बैठे 2 जून की रोटी के लिए हाथ फैलाए रहते हैं, तो कहां का विकास। दोस्तों यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। कुछ के कुत्तों को कतली है, कुछ को रोटी का टुक नहीं। कोई ड्रेस
दिन में 3 बदले, कहीं धोती का सलूक नहीं। तो दोस्तों, यह हमारी भारत की स्थिति है। कुछ के कुत्तों को तो अच्छे अच्छे भोजन है, जबकि उसके घर के बाहर जो भिखारी बैठा है उसको रोटी खाने का भी नसीब में नहीं है। दोस्तों, ये जो बातें हैं वो इस बात की सूचक है, द्योतक है और सबूत है कि राष्ट्र का विकास किस दिशा में है। उसके बाद बात होती है कुपोषण का स्तर। कुपोषण का स्तर क्या होता है? देखिए दोस्तों, कल हमने बात की, बढ़ती जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए हानि का तत्व नहीं होती है। दोस्तों, यह जो राजनीतिक विचारक है उनको सोचना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्र बहुत बड़ा है। कहा भी गया है हमारे उपनिषदों में, साहित्यों में कि प्रारब्ध पहले रचे पाछे रचे शरीर। देखिए दोस्तों, जिनको जो मिलना है वो तय है। जहां सोच दिए मैं चुका जरूर देगा, यह भी एक लोकोक्ति है हमारी। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जो राष्ट्र जितना अधिक अपने नागरिकों में जो संतुलित भोजन उपलब्ध करवा पाता है वह उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। और दोस्तों, जिस राष्ट्र में जनता कुपोषण का शिकार, कुपोषण किसको कहते हैं? पर्याप्त भोजन ना मिलना, पर्याप्त संतुलित भोजन ना मिलना, इसकी मेन वजह मानी जाती है बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि जितनी योजनाएं, जितनी नीतियां, जितने कार्यक्रम बनाए जाते हैं और जब तक वो लागू किए जाते हैं उतने में जनसंख्या और बढ़ जाती है। जिस टाइम वो लागू करने की बात हुई, बनी, उस टाइम एक संख्या निर्धारित थी कि इस संख्या पर ये लागू किया जाए, लेकिन जब तक वो लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है, तब तक जनसंख्या और विस्तृत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सुरक्षा का मुख है। सुरक्षा के मुख का मतलब है कि इसके मुंह में जाने के बाद कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, हमने बात की थी बढ़ती जनसंख्या देश के लिए भयावह नहीं है, लेकिन जो स्थिति कुपोषण की है, जब हम आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें तो इस पर लाभ लगाने की जरूरत महसूस होती है। क्योंकि देश का जो आर्थिक विकास है वह कहीं न कहीं अवरुद्ध होने की वजह है यह बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो कि ग्रामीण परिवेश की वजह से, क्योंकि वहां अंधविश्वास है। वो इसे भगवान की देन मानते हैं, वो इसे अल्लाह की देन मानते हैं। तो दोस्तों, जब ये अंधविश्वास खत्म होगा तभी कुपोषण का जो है माया जाल वह टूटेगा और हम एक विकास या विकसित अर्थव्यवस्था के परिचायक होंगे। उसके बाद बात आती है सुरक्षित जल तक पहुंच। दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, माना, लेकिन क्या उस जनसंख्या तक स्वच्छ जल की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही? इस बात पर भी आर्थिक विकास टिका हुआ है। दोस्तों, क्या होता है, पीने का पानी पूरे विश्व के अंदर पीने का पानी उतना ज्यादा प्रतिशत में नहीं है जितनी प्रतिशत में जनसंख्या है, और ऊपर से हम कई मशीनें आरओ लगा कर पानी को वेस्टेज कर रहे हैं और वेस्ट पानी का कोई यूज नहीं होता उसका। 500 टीडीएस पानी को 150 टीडीएस का पानी बनाने के चक्कर में हम 300 से ऊपर टीडीएस का पानी वो व्यर्थ में बहा देते हैं। दोस्तों, इस पानी के बहाव से कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। क्यों? इसका ही मैं बता रहा हूं। दोस्तों, हम रोटी, कपड़ा और मकान हमें चाहिए, हम इस पे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बाहर से पानी मंगवाएंगे। जो हमारे पास महीने का पानी आ रहा है वो तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करें? हम बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि लोगों ने बूस्टर लगा रखे हैं और कोई गारंटी नहीं है बूस्टर का पानी भी अच्छा हो, उसका भी टीडीएस वही होगा और हम वही वापस सर्कल अपनाएंगे, आरओ के अंदर भरेंगे, उसको हम वही प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, स्वच्छ जल तक पहुंच आज के 10 साल बाद में बड़ी ही शोचनीय स्थिति हो रही, क्योंकि हम बात तो करते हैं कि घर में स्वच्छ जल आना चाहिए, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं ही क्यों,
भगत सिंह मेरे घर में पैदा क्यों होना, पास वाले घर में होना चाहिए। मैं राष्ट्र की उन्नति चाहता हूं, विकास चाहता हूं, लेकिन मेरे शुरुआत नहीं करना चाहता। दोस्तों, नल खुला हुआ है, गाड़ियां धोने में लाखों लीटर पानी चला जाता है। हम किसी को कहते हैं कि भाई साहब नल बंद कर दो, ये इतना पानी मत बहाओ। अरे क्या है, पैसा मैं दे रहा हूं ना, तुम्हें क्या है, चलना बहने दो, तुमने ठेका थोड़ी ले रखा है समाज को सुधारने का। दोस्तों, जब तक ये बेबुनियादी बातें होती रहेगी, जल का प्रवाह निष्फल, बिना काम का, बेकाम का व्यर्थ भाव बना रहेगा, तब तक सुरक्षित जल आम जन तक पहुंचना असंभव नहीं, नामुमकिन है, स्वप्न बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ऐसा वक्त ना आ जाए कि ऐसी रेमेडीज आए कि खुद ही पानी का इंजेक्शन लगा लो, बस हो गई पूरी। दोस्तों, ये भयावह बहुत स्थिति है। दोस्तों, आर्थिक विकास में जब बात की जाती है तो जल स्तर का, स्वस्थ जल पहुंचना आम व्यक्ति तक बहुत ही बड़ी प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच तत्व ये रचित शरीर। तो दोस्तों, 5 जो तत्व है उसमें जल है प्रमुख, वायु है, स्वस्थ वायु, भूमि है रहने के। तो दोस्तों, जब तक ये हमें नहीं मिलेंगे, हम आर्थिक विकास का सोच भी नहीं सकते कि आर्थिक विकास हो रहा है देश का। दोस्तों, इसके अलावा साक्षरता की दर, जिस देश में जितना अधिक साक्षरता दर उतना ही अधिक विकसित। दोस्तों, बात यही नहीं है, बात यही खत्म नहीं होती है। साक्षरता दर तो है ही, लेकिन लैंगिक समानता के साथ साक्षरता का दर होना, यह है आर्थिक विकास की बात। मैंने लैंगिक समानता क्यों दोहराई, क्यों बात की, क्यों की? हमारे यहां पे जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, जो बालक हैं, उनको तो हमने शिक्षा का अधिकार दे रखा है, लेकिन बालिकाओं को क्या सोचकर नहीं देते, अरे क्या करना है, चूल्हा चाकी तक तो करना है, कौन सा ये आईएएस बैरिस्टर बन जाएगी। और ये आज की नहीं, ये लंबे समय से चली आ रही सोच है हम, जो हमारे आर्थिक विकास को अवरुद्ध नहीं कुंद कर देती है और उसको जहां था वहीं रोक कर छोड़ देती है। क्योंकि दोस्तों, शिक्षित समाज ही उच्च सोच को जन्म देती है। एक शिक्षित सोच को, एक ब्रॉड माइंडेड विकसित समाज की संरचना करता है दोस्तों। और जब दोनों के में से एक के पास शिक्षा का अधिकार है, दूसरे के पास नहीं है, तो विकास नहीं है, ये केवल अक्षर ज्ञान है। साक्षरता का होना जितना पुरुष के लिए जरूरी है, उतना ही अधिक महिला के लिए जरूरी है। और यह लोपामुद्रा और घोषा ने प्रमाणित कर दिया। दोस्तों, ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। शास्त्रार्थ, याज्ञवल्क्य ऋषि के 3 पत्नियां थी, लोपामुद्रा और घोषा। दोस्तों, हुआ क्या, शास्त्रार्थ हो रहा था। पहले शास्त्रार्थ होते। दोस्तों, साक्षरता और लैंगिक समानता के विषय में कहना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है, हर रोज यही उदाहरण दिया जाता है कि शास्त्रार्थ हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे। शर्त यह थी, यदि जो पक्ष हार गया उसको मृत्यु दंड है। याज्ञवल्क्य ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, उनकी कस्में खाई जाती थी, उनके ज्ञान को कहने की जरूरत नहीं थी। याज्ञवल्क्य बराबर संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और मंजूर था। उस दिन याज्ञवल्क्य ऋषि हार गए और शर्त के मुताबिक उन्हें जेल में रख दिया गया और मृत्युदंड की प्रतीक्षा में रख दिया गया। अब उनकी पत्नियां तीनों आई और उन्होंने एक मांग रखी कि चलो, हमारे पति को जो शर्त के अनुसार, कंडीशन के अनुसार जो होना था मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन क्या हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं उस पंडित के साथ जिस साथ इन्होंने किया। लोगों ने सोचा महिलाएं क्या करेगी, लेकिन दोस्तों, वह पहला दिन था जब महिलाओं ने
शास्त्रार्थ में भाग लिया और उसी दिन विदुषी नाम का भी विद्वान, पहले विद्वान होते थे, विदुषियां नहीं होती थी, और उस दिन विदुषी शब्द का भी जन्म हुआ। उन्होंने क्या किया, शास्त्रार्थ किया, और ऐसा शास्त्रार्थ किया कि 8 दिशाओं में देखा, आकाश पाताल सब जगह है प्रशंसा होने लगी, और सामने वाला पक्ष हार गया, क्योंकि महिला जिसमें मही पृथ्वी को हिला देने की पावर है, उन्होंने उस संत शिरोमणि को हरा दिया। फलस्वरूप मृत्युदंड की बात आई उनको देने की, तो उन्होंने कहा रुकिए, हमें किसी को मृत्युदंड नहीं देना। मृत्युदंड से अज्ञानता की समाप्ति नहीं होगी, न घमंड की समाप्ति होगी। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के शास्त्रार्थ ना हो बेबुनियादी, और दूसरी बात, महिलाओं को किसी भी स्थिति में कम नहीं आंका जाए। दोस्तों, यही वजह है कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते नजर आते हैं। उनका मानना है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। बेटा यदि एक कुल को तारता है, बेटियां 4 कुल को तारती है। बेटा यदि वृद्धाश्रम में छोड़कर आता तो बेटियां उनका जीवन संवारती है। यह है दोस्तों साक्षरता में लैंगिक समानता का फर्क, जिससे हमने हमारी विरासत का उत्तरदायित्व सौंपा, उत्तराधिकारी माना। उसने हमें क्या दिया, और जिसको हमने विदाई दी घर से, और हमने सोचा कि इसको पढ़ाने से क्या फायदा है, उसने क्या दिया, हमें नया जीवन दिया। तो सोचने की जरूरत आपको है, क्या करना है, साक्षरता किसे देनी है, क्या हमें लैंगिक समानता अपनानी है, या वही रोना रोना है जो आज तक रोता गया है कि क्या करना है, कल जाकर चूल्हा चाकी तो करना है, क्यों पैसा खर्च करना, घर का काम सिखाओ, चूल्हा चाकी का काम सिखाओ। नहीं दोस्तों, यह आर्थिक विकास नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति मनुष्य, व्यक्ति पर्सन है, मेन नहीं है। वहां पे प्रति व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय में दोनों शामिल है, और दोनों जब साक्षर होंगे तो प्रति व्यक्ति आय स्वतः बढ़ेगी, क्योंकि वो प्रबंध में, औद्योगिक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी में अपना अपना कार्य करेगी और अपनी कौशल का परिचय देंगे। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र में साक्षरता की दर और लैंगिक समानता उस राष्ट्र की उन्नति के प्रथम पायदान है। इसके बाद प्रति 1000 पर डॉक्टरों की संख्या। दोस्तों, किसी भी देश में स्वस्थ चिकित्सा सेवाएं होना, स्वस्थ क्यों कहा, स्वस्थ स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं दोस्तों इसलिए कहा मैंने, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तो होती है गांवों के अंदर। यदि आपको रियलिस्टिक सिस्टम या सिचुएशन देखनी है आर्थिक विकास की, तो अर्बन एरिया में मत देखिए, आप जाइए रूरल में, जहां पर हॉस्पिटल तो हैं, भवन तो हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन हॉस्पिटल के ताला है या स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को कुपोषित कर दिया है, वो आकार लेने से पहले ही बंद हो गई है दोस्तों। इसीलिए वास्तव में, वास्तविक स्थिति में, यथार्थ स्थिति में प्रति व्यक्ति, प्रति 1000 व्यक्ति कितने डॉक्टर हैं, यह तय करना, यह बताता है कि उस देश में आर्थिक विकास की दर क्या है। क्योंकि दोस्तों, मैं वापस उसी चीज पे आ रहा हूं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, और स्वस्थ विचार किसी भी देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। दोस्तों, 1000 व्यक्ति, उनके ऊपर एक डॉक्टर,
दोस्तों भारत में तो और भी बुरी स्थिति है, क्योंकि यदि हम ग्रामीण परिवेश देखें तो वहां डॉक्टर कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। जब तक सुविधाओं का विस्तार नहीं, वहां डॉक्टर चिकित्सा की टीम ही नहीं जाएगी, और वहां के लोग नीम हकीम के हवाले कर दिए जाते हैं और अंधविश्वास की बलिवेदी पर बलिदान होता रहता है। क्या करें, मजबूर है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो स्वस्थ नहीं है, वो कुपोषित का शिकार हो गई है। क्योंकि सेवाएं तो है कागजों में, पेपर्स में, लेकिन धरातल पर नहीं है। अस्पताल बन गई, स्कूलें बन गई, लेकिन धरातल पर नहीं है। गांव में शिक्षा का यही हाल है, सरकारी टीचर आते नहीं है, अपने घर से ही शिक्षा का जो मंदिर है उसको चलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों हमारे राजस्थान का एक ऐसा जिला पकड़ में आया जहां पर पति पत्नी दोनों एक स्कूल के हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस थे। पता लगा पिछले 6 सालों से, जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, एक दिन भी स्कूल में नहीं गए। और कमोबेश ऐसी स्थिति हॉस्पिटल्स की है जहां पर डॉक्टर अपने घर से ही हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो उनका एक पुनीत कार्य है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और शिक्षक को भी गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताए। शिक्षक को भी गोविंद मतलब भगवान से ऊपर का दर्जा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, व्यवस्था में जोंक का काम कर रहे हैं, और यह जोंक आर्थिक विकास के भवन को भर भरा कर गिरा देने में अति सक्षम है। वे नहीं सोचते कि हम देश को क्या दे रहे हैं। दोस्तों इतना तो दो जितना आपने लिया। दोस्तों दायित्व निभाना सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद औसत जीवन प्रत्याशा आर्थिक विकास के साथ बढ़ती है। दोस्तों जितना अधिक आर्थिक विकास होगा, आदमी का जीवन स्तर उतना ही उच्च होगा। आदमी का जीवन स्तर जितना उच्च, उसको जीने की जो क्षमता है वही उतनी अधिक होगी, और उसके फलस्वरूप उसका ज्ञान, उसका सोच का स्तर उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज्यादा वो बढ़ेगा उतनी अधिक जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी, क्योंकि जीवन स्तर में सुधार हुआ, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। आय बढ़ने से क्या हुआ, हमने उस क्षेत्र को अपना लिया, हम उन समस्याओं से छुटकारा पा लिया, और अब हम बचत की स्थिति में हैं। बचत की स्थिति वह स्थिति है जहां पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो खर्चों से ज्यादा है, हमारी आय हो, और हम उसका विनियोग कर सकते हैं बचत के रूप में। तो दोस्तों जिस देश में जीवन प्रत्याशा वृद्धि दर अधिक है, वह देश उतना ही अधिक प्रगति, विकास और आर्थिक विकास करता नजर आता है। दोस्तों उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए अर्थव्यवस्था का खुलापन। दोस्तों किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए विदेशी व्यापार भी होना जरूरी है। दोस्तों यदि हम निर्यात पर जितने ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, हमारा आर्थिक विकास का ढांचा उतना ही कमजोर होगा, क्योंकि जो ये प्रतिबंध है, जो ये रोक है, वो हमारे देश में नवीनीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी, नई चीजों के आने पर रोक लगाती है। लेकिन दोस्तों कई जगह जरूरी भी है, राष्ट्र के विकास में सहायक भी है। दोस्तों क्या होता है मैं बताऊं आपको, कई बार ऐसे राष्ट्र से, ऐसे देशों से, विदेशी राष्ट्रों से ऐसी चीजें आती है कि हमारे यहाँ लोगों को देखने में सस्ती लगती है, लेकिन उनका टिकाऊपन होना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी बात दोस्तों, निर्यात को इसलिए भी प्रतिबंध किया जाता है क्योंकि यहाँ के जो अच्छे उत्पाद हैं, कंपनी है, वो उनके लिए, उनके आगे आत्मसमर्पित हो जाती है, और यहाँ के लोगों को चीज तो मिल रही है सस्ती, लेकिन गुणवत्ता का स्तर गिरता जाता है। और दोस्तों दूसरी बात, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चला जाता है। दोस्तों आए दिन ये बातें होती है कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों FDI भी जरूरी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जरूरी है, लेकिन दोस्तों
इसके भयावह परिणाम भी आर्थिक विकास पर परिलक्षित हुए हैं। कैसे? एफडीआई आया, मान लिया, लेकिन जो एफडीआई करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां पर वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं पैसों का, लेकिन साथ में ही हमारे ऊपर सांस्कृतिक प्रदूषण के तत्व भी थोप कर चले जाते हैं। पहनावा, अपने विचार, अपनी भाषा, वो सारी थोप जाते हैं और हमारा आर्थिक विकास अवरुद्ध ही नहीं, पीछे धकेल दिया जाता है। और वो देश जो यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसा तो कमाते ही हैं, 5 रुपए का 500 रुपए तो करते ही हैं, साथ ही वो सांस्कृतिक मूल्य भी ले जाते हैं जो कि हमारी ख्याति हुआ करती थी, हमारी धरोहर हुआ करती थी, या हमारे आर्थिक विकास की मेन या मुख्य मापदंड हुआ करती थी। तो दोस्तों बताइए, एफडीआई कहां तक सही है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना कि विनियोग की दृष्टि से सही है, लेकिन आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से वह कतई सही नहीं है। खुलापन है, मान लिया, लेकिन हमें इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि हम हमारा कितना विकास कर रहे हैं और कितना विदेश का विकास कर रहे हैं। यह सोचनीय विषय। इसे सोचकर और संतुलित बनाकर ही हम अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विदेशी व्यापार का खुलापन अपना सकते हैं। उसके बाद बात आती है देश के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता। दोस्तों, देश का बुनियादी ढांचा कौन सा है? आप बताइए, वो कौन सी बुनियादी है चीजें, स्ट्रक्चर कौन सा है जो कि आर्थिक विकास के लिए जरूरी है? दोस्तों, मैं एक चीज आपको एग्जांपल देता हूं। कच्चा माल क्या अपने आप आ जाएगा? दोस्तों, क्या मजदूरों का आवागमन अपने आप हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है? सड़क, रेल और हवाई परिवहन, ये तीनों जरूरी है। ये कितने अधिक सक्षम है? हमारे पास बंदरगाह कितने हैं, डॉक्स कितने हैं, हमारे जो है हवाई पट्टियां कितनी सक्षम है, या हमारा सड़क परिवहन कितना सुरक्षित है, या रेल परिवहन कितना सटीक और सुदृढ़ है। सुदृढ़ और सटीक कहने की वजह यह है कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब उससे समझ जाएंगे। एक राज्य की बात कहता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। तो एक फॉरेनर वहां पे आया टूरिस्ट के रूप में। उन्होंने कहा कि आप तो ये कहते हो कि यहाँ पे ट्रेन लेट आती है, देरी से आती है, लेकिन ये तो आज समय से 5 मिनट पहले आ गई। तो जो मैं कहने जा रहा हूं उससे हमारे जो आधारभूत ढांचा है, बुनियादी जरूरतें हैं, उनकी तस्वीर साफ हो जाती है। तो जो वहां का बाशिंदा था उसने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। उसने कहा, साहब जो ये ट्रेन देख रहे हैं, पहली बात तो ये ट्रेन है ही नहीं, और दूसरी वो जो आने वाली थी ट्रेन, वो 2 दिन पहले आने वाली थी जो आज आई है। दोस्तों, स्थिति साफ है कि हमारे यहां पर परिवहन व्यवस्था, आधारभूत जो ढांचा है, आधारभूत जो सुविधाओं का ढांचा है, वो राम भरोसे। दोस्तों, महज लोकतंत्र नाम होना ही सार्थकता नहीं है, उस कुर्सी पर बैठना ही सार्थकता नहीं है। सार्थकता तब होगी जब आधारभूत सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाया जाए और उसी स्थिति में पहुंचाया जाए जिसके वो अधिकारी हैं, न कम, यदि ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। उनको वो तो पहुंचाओ जिनको अधिकारी है, जिसके लिए आपको चुनकर भेजा गया है। दोस्तों, जब तक आधारभूत ढांचा या सुविधाएं मुहैया नहीं होगी, आर्थिक विकास की जो परिभाषा है वो पूर्ण नहीं हो पाई। और हमारा देश, कोई भी राष्ट्र विकसित या विकासशील तो क्या अर्ध विकसित में नहीं कहलाएगा, वो अर्ध विकसित जरूर कहलाएगा, क्योंकि वह हवा में बातें करता है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, कृषि का हिस्सा कितना है। दोस्तों, कई राष्ट्र ऐसे हैं जहां की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है।
और वो दम भरते हैं कि हमारे यहाँ कृषि बहुत उन्नत है। मान लिया कि आपने पेस्टिसाइड का यूज करके कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है, तो दोस्तों मेरे को बताइए क्या यह वास्तविक या यथार्थ की प्रगति, उन्नति या डेवलपमेंट है? कतई नहीं है। माना कि आपने पेस्टिसाइड देकर जो 1 टन कृषि या फसल होनी थी उसको आपने 2 टन कर, मान लिया कृषि जन्य उत्पाद थे वो इतना बढ़ा लिया, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं उनका क्या करेंगे? दोस्तों जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है 90% या उससे अधिक, वह अर्थव्यवस्था उतनी अविकसित मानी जाती है। क्यों? इसका कारण बता दूं। दोस्तों आपने कृत्रिम रूप से तो बढ़ा ली ये दावा, लेकिन उससे जो हानिकारक तत्व है जो शरीर में जा रहे हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाओं का कौन है साक्षी? किसी ने देखी कि प्राकृतिक आपदा क्या आ सकती है? दोस्तों प्राकृतिक आपदा किसी के बस की बात नहीं है। जितना ज्यादा हम विदोहन करेंगे किसी भी चीज का, उसका भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों कृषि के अंदर यह शब्दशः लागू होती है। दोस्तों जितना ज्यादा हम विदोहन करेंगे, जितना ज्यादा हम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, हानिकारक तत्व उतने ही अधिक समाज को खोखला करेंगे, समाज के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था खोखली होती है। तो दोस्तों कहने की बात यह है, एक चीज और बता, कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो क्यों अविकसित मानी जाती है? क्यों? मैं बता दूं, यह मौसमी बेरोजगारी को और छुपी बेरोजगारी को जन्म देती है। मैं बता दूं कैसे। आप कहते हैं कैसे हो सकता है? तो दोस्तों बता दूं मैं, एक परिवार के पास 3 बीघा जमीन थी कृषि की। सोचना कितने? 3 बीघा, 3 एकड़। लोग थे खाने वाले 5। जब बंटवारा हुआ, आज जमीन वही है, खाने वाले हो गए 18। समझ में आया? और सारे 18 के 18 लोग पढ़ाई का स्रोत नहीं होने की वजह से, शिक्षित नहीं होने की वजह से उसी में लगे। तो क्या वो कृषि का विकास है? नहीं है। वो बेरोजगारी भी है, वो बेरोजगारी को बढ़ावा भी है। रोजगार नहीं है वो क्या है? छुपी बेरोजगारी, मौसमी, ये छुपी बेरोजगारी। दूसरा, हमारे यहाँ पर विडंबना ये है राष्ट्र के अंदर कि 3 महीने, 1 साल बारिश, 3 साल अकाल। वो जो फसलें होती है वो पूरे साल की नहीं है, वो 6 महीने फसल होगी, 6 महीने बेरोजगारी, बैठ कर खाओ कुछ नहीं। ये बेरोजगारी है, छुपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जिससे फसल है वो मौसम के अनुसार हो गई, बाकी का साल फ्री। दोस्तों इस तरह की यदि अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है तो वह उतनी ज्यादा अविकसित होती है। दोस्तों जबकि जो अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी व उद्योगों पर आधारित है वह उतनी अधिक सक्षम और डेवलप्ड मानी जाती है। क्यों? दोस्तों क्या होता है, मशीनों का विकास और प्रौद्योगिकी का विकास हर क्षेत्र में विकास के लिए बात करता है, और जितने कर लगते हैं, जितने उत्पाद बनते हैं फैक्ट्रीज में, उद्योगों में, उन पर जितना टैक्स लगेगा किसको पहुंचेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों यह है अर्थव्यवस्था का चक्र, कैसे मजबूत होता है, कैसे कमजोर होता है। उसके बाद बात आती है राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा। दोस्तों जब देश में, किसी भी देश में चुनाव होते हैं, वो समय पर हो तो अच्छा लगता है और आर्थिक विकास के सूचक भी हैं। लेकिन दोस्तों यदि उस किसी भी राष्ट्र में यह लगने लगता है कि अब राजनीतिक स्थिरता संभव नहीं है, मध्यावधि चुनाव होना जरूरी है और राजनीतिक सुरक्षा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? सुरक्षा अशांति, मतलब आपका पैसा सुरक्षित नहीं है बैंकों में, क्योंकि सारी नीतियां, कानून, कार्यक्रम कौन बनाए जाते हैं? किस % से ब्याज दर होगा, विनियोग की नीति क्या है, ये कौन बनाता है? शेयर मार्केट का जो शेयर होल्डर है, शेयर मार्केट की जो पॉलिसीज है, योजनाएं हैं, ये कौन बनाता है? या प्रोग्राम्स है, ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। तो जिस देश में जितना अधिक राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक विकास उतना ही कम है, क्योंकि लोग
इन्वेस्ट करने के बजाय अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर दें। फलस्वरूप जो विनियोग है वो नकारात्मक होने लग जाता है और जो वृद्धि होनी थी वहां पे नेगेटिव इंक्रीजिंग होती है, नेगेटिव नकारात्मक वृद्धि होती है और हम शून्य में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता होना और सुरक्षित राजनीतिक व्यवस्था होना बड़ा ही जरूरी है। किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए, ताकि लोग निर्भय होकर, निर्भीक होकर पैसा विनियोग कर सके या इंडस्ट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके या जो सरकार की योजनाएं हैं, आर्थिक योजना, उनमें अपना इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों, किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति उतनी जरूरी है जितनी कि अन्य स्थितियां जरूरी है। उसके बाद बात आती है वन्य जीव संरक्षण। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में वन्य जीव संरक्षण और विविधता होना उस देश में आर्थिक विकास का सूचक है। क्यों है बताइए? उसका सीधा संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध जरूर है। तो मैं बता दूं दोस्तों, क्या है संबंध? जिस देश में जितनी ज्यादा वन्य जीव संरक्षण और विविधताएं होगी, पर्यटक उतने ज्यादा आएंगे, ये तो मानते हैं आप। और पर्यटक से जितनी आय होगी उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? सरकार की आय में, और सरकार की आय में वृद्धि बराबर अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होना। यही तो है दोस्तों। संरक्षण और विविधता को हमें संरक्षण देना पड़ेगा वन्य जीवों, क्योंकि वो हमारे लिए है। दोस्तों, हम कहते हैं कि आज तेंदुआ शहर में आ गया, आज स्कूल में आ गया, तो आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने कंक्रीट के जंगल जो लगा दिए हैं। आपने सोचा नहीं कि वो हमारे जो सदस्य हैं वसुदेव कुटुंब के वो कहां जाएंगे? वो प्राणी है जो हमारे मित्र है, दोस्त हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं बाहर के आक्रमणों से, वो कहां जाएंगे? नहीं सोचा, तो वो हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब क्या करते हैं? मारे डर के उन्हें मार देते हैं, गोली का शिकार कर देते हैं, और वन्य जीव संरक्षण खतरे में पड़ जाता है, और हमारा टूरिस्ट जो है इंडस्ट्री वो खत्म होती जाती है। उसके बाद जीपीआई बराबर वास्तविक प्रगति, ग्रॉस प्रॉफिट इंडेक्स। दोस्तों, इसे मुख्य माना जाता है क्योंकि उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। लागत कितनी है, कितनों को रोजगार मिला, और कितना मशीनरी का विकास हुआ, और कितना ब्याज गया और कितना आया, यह सब भी। उसके बाद बात आती है दोस्तों जीडीपी में वृद्धि बराबर आर्थिक कल्याण में वृद्धि। जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता क्या दोस्तों? जितना प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसको हम क्या करते हैं? उसी को हम देश का विकास मान लेते हैं, क्योंकि एक अवधि में, निश्चित अवधि में जितना अधिक जीडीपी बढ़ा उतना उत्पादन हुआ, और उससे हम लागतें निकाल लेते हैं तो हमें शक्ल मिल जाता है। उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कहां कहां खर्च हुआ, कितना विकास हुआ, कच्चे माल का आयात कितना हुआ, हमारा निर्यात कितना हुआ, हमारी वेजेज कितनी, मतलब बेरोजगारी कितनी कम हुई, या मशीनरी में हमने कितना योगदान दिया, या ट्रेनिंग में कितना पैसा खर्च किया। दोस्तों, ये चीजें जो है आज हमने जान रहे हैं, ये आर्थिक विकास की सूचक है किसी भी राष्ट्र में। एक राष्ट्र नहीं, कोई भी राष्ट्र को ले लीजिए, और ये इन सारे तत्वों को आप देख लीजिए। यदि ये तत्व मेरे बताए अनुसार है तो दोस्तों वह राष्ट्र 3 सूचियों में से किसी में रखने लायक है: अर्ध विकसित, विकासशील और विकसित, और अर्ध विकसित। चौथी श्रेणी ये भी, क्योंकि ये पता नहीं चलता, उस राष्ट्र को ये पता नहीं है कि क्या करना है, लोगों के क्या किया जाना चाहिए, और वो ये भूल जाते हैं कुर्सी पाकर कि हमारे उत्तरदायित्व क्या है, दायित्व क्या है जनता के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है या उनका दोहन करना है। दोस्तों, वह अर्ध विकसित सरकार की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने जो आज पढ़ा, हमने आज जाना, क्या वो आपने समझा, क्या वो आपने जाना, क्या आपने सही अर्थों में आत्मसात किया? ये कैसे पता लगेगा? दोस्तों, हम कोई अर्थ जगत के विश्लेषक तो है नहीं, आर्थिक विश्लेषक तो है नहीं, हम कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं जो हम ये प्रमाणित कर सके कि हमने जान लिया। तो दोस्तों, जानेंगे कैसे?
आपने जो जाना वो कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपने क्या समझा, क्या जाना, और उसके अलावा कितना समझा, कितना जाना। तो दोस्तों, कितना समझा, कितना जाना, इसकी स्थिति तभी क्लियर होगी कि कितना आपने इसको पढ़ा है और कितना आपने जीवन में उतारा है। तो दोस्तों, जो ये हम टॉपिक में बात करते हैं, यह केवल आपकी स्टडी पाठ्यक्रम से रिलेटेड नहीं है, न कोई इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है, न कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित है खाली, यह रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। और हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे देश का आर्थिक विकास कितना हो रहा है और मेरा योगदान कितना है इस स्थिति में जहां मैं हूं। तो दोस्तों, जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि हम इसे उन अर्थों में देखें, हमारे केवल पाठ्यक्रम के हिसाब से ही नहीं, केवल पास होने के हिसाब से नहीं, केवल उत्तीर्ण या अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं, हम उस स्थिति में देखें कि हमारा योगदान क्या होना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है एक देश के प्रति, हमारे देश के प्रति क्या मूल दायित्व बन जाता है, उत्तरदायित्व क्या है। यदि हम इस स्थिति में देखना चाहते हैं तो क्यों ना आप प्रिंट क्लास चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की राष्ट्रीय विकास की योजनाओं की जानकारी और राष्ट्र विकास में आपके योगदान की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय, इसी मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।